Hey guys, hi everyone. Good afternoon, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to L2 of this income tax batch, the taxation regular batch for May and September 2025 examinations. आप लोग मस्त है, स्वस्थ है, मैं यही उम्मीद करता हूं गाइस. एंड वी आर गोना स्टार्ट. आज जो सेशन होने वाला है ना, इतना जोरदार धमाकेदार सेशन होने वाला है. यू गाइस आर गोना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द सेशन गाइस, क्योंकि मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. तो आज से हम लोग थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल एंड थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे. निकिता, उज्जवल, सब बच्चों को है मेरा दोस्तों स्वागत इनटू दिस चैप्टर. गुड आफ्टरनून, हेलो. Let's get going without any further delay. We will have a quick recap of what we did into the preceding session and then we're going to move forward. सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि टैक्स क्या होता है. Tax is a mandatory financial charge which is levied by the government on product, income and activity, followed by the two different types of taxes. Direct tax, जिसका एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, जो कि लिवाई किया जाता है ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, द बर्डन ऑफ which cannot be shifted. However, in case of indirect taxes, which is levied on goods and services, the burden of tax can be shifted and it is finally ultimately borne by the consumer. जिसके examples हैं GST and custom duty. Why taxes are levied? Because they are basic source of revenue for the government, which the government utilize it for the betterment of the nation. उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे थे एक बहुत ही प्यारे से सेक्शन पर, और उस सेक्शन का नाम था बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4. सेक्शन 4 में दोस्तों आप लोगों ने सीखा कि भाई साहब जो भी टोटल इनकम होगी ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25, हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा मैटर करता है, 24-25 of every person. There are two types of persons, natural and artificial. Natural में चलते फिरते लोग, आप और मेरे जैसे. आर्टिफिशियल में कंपनी, फर्म, ओपीबीओआई, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट वगैरह आ जाएंगे. तो हर एक इंसान की पिछले साल की टोटल इनकम निकाली जाती है. अब टोटल इनकम डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2 है. ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 है. तो डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस वी विल कंप्यूट योर टोटल इनकम व्हिच कंसिस्ट ऑफ 5 heads of income, starting with salary, followed by house property, PGBP, capital gains and income from other sources. We apply the provisions of clubbing, we reduce set off of losses, we arrive at GTI. GTI में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं. डिडक्शंस माइनस करने के बाद हमारी निकल कर आती है टोटल इनकम. तो ये जो टोटल इनकम हम निकालते हैं, ये असेसमेंट ईयर में निकालते हैं, प्रीवियस ईयर की निकालते हैं, और असेसमेंट ईयर में टोटल इनकम निकालने के बाद हम उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, जो कि हम आज सीखने वाले हैं गाइस. टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, और जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट वी हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस, जो हमने एडवांस में पे कर दिया है, वो हम माइनस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस माइनस करते हैं, एंड द फाइनल अमाउंट इज व्हाट वी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट. Apart from depositing the final tax liability to the government, we also file a statement known as income tax return. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है कि आपने प्रीवियस ईयर में कहां से कितना पैसा कमाया. लेकिन ये रिटर्न भी आप कब फाइल करते हैं गाइस? रिटर्न भी असेसमेंट ईयर में फाइल करी जाती है. ऑलराइट गाइस, तो दिस इज व्हाट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन. और मैंने आप लोगों को बोला था कि आई एम गोना हेल्प यू आउट विद द रिविजन विद दिस टेबल, और जो मैंने बोला था मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा. मैंने ये टेबल बना रखी है गाइस, and if you stick to the table, trust me, income tax का जो full fledged क्वेश्चन आता है ना 15 नंबर का मैंडेटरी फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें ये वाले स्टेप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे ना गाइस, तो आप लोग गलत हो ही नहीं सकते. तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट डू वी नीड टू डू टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन गाइस? हमें क्या करने की जरूरत है? हमें दोस्तों सबसे पहले निकालना होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. There is also a good possibility कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली रेसिडेंशियल स्टेटस दिया हो. मिस्टर यूनिस अ रेसिडेंट इंडियन, मिस्टर उज्जवल फॉरेन नॉन रेसिडेंट इंडियन, क्वेश्चन में क्लियरली दिया जा सकता है. और या फिर आपको इंफॉर्मेशन दी जा सकती है इन रिलेशन टू फाइंडिंग आउट ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस, कि आप हिंदुस्तान में इतने दिन को आए थे, इतने दिन रुके हो. फिर आप depending upon the information which is given to us, we will find out the residential status. Detailed discussion is going to happen in chapter number 2, और उसके basis पर you will compute the total income.
तो याद करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले करते हैं. The residential status is helps in computing the total income of a person, which should be dealt in chapter number 2, followed by computation of income under 5 heads. कौन कौन से सैलरी जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, पैसा देने वाला, द पेयर कैन कंट्रोल द पे. हाउस प्रॉपर्टी में यू रेंट आउट योर प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो. पीजीपीपी में आप बिजनेस प्रोफेशन करते हो. कैपिटल गेन्स में आप अपने कैपिटल एसेट को बेच देते हो, ट्रांसफर कर देते हो. And income from other sources, any income which does not fall in the first 4 head of income, वो आपका income from other sources में आता है, जैसे कि गिफ्ट, डिविडेंड, लॉटरी, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें. ये है आपके चैप्टर नंबर 3 टू चैप्टर नंबर 7. तो 3 आपका सैलरी, 4 हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी 5, कैपिटल गेन 6 एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 7. बट एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ income under the 5 heads, we also need to take care of 2 very small chapters, set off clubbing of income and set off of losses. ये दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? क्लबिंग ऑफ इनकम होता है जहां पर एक इंसान अपनी इनकम को अपने फैमिली के बीच में डिवाइड करने की कोशिश करता है, सो दैट उसकी इनकम कम हो सके और उसे टैक्स कम देना पड़े. तो सरकार ने कहा तुम शेर तो हम सवा शेर, और सरकार ने कहा कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वेयर यू ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट योर इनकम इन सच अ फैशन दैट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो वहां पर क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग मतलब वो वाली क्लबिंग नहीं जो आप लोग इस उम्र में करते हैं. अरे राठी जी, कल से हम यही सोच रहे थे. क्लबिंग की बात से ना बार बार गला गीला हो जाता था. बार बार हम वो वहां पे फ्रिज पे आके देखते थे, भाई आइस जमी की नहीं जमी. शाम को बैठ के क्लबिंग तो ना, ऐसे वाली क्लबिंग नहीं है. बुलाओ पापा को, बुलाओ है, मम्मी को बुलाओ. वो वाले क्लबिंग की बात नहीं हो रही है जहां और फिर एक दो पीते भी जा रहे हैं. उस वाली क्लबिंग की बात नहीं हो रही है. यहां क्लबिंग हो रहा है मतलब जोड़ना, आपकी इनकम किसी और की इनकम में जोड़ना, किसी और की इनकम आपकी इनकम में जोड़ना, क्योंकि आपने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस करे थे आपस में जहां आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाह रहे थे. तो सरकार ने कहा भाई साहब ऐसा आप नहीं कर सकते. वी विल अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग एंड देयरफॉर इट विल इंक्रीज योर इनकम. सेट ऑफ लॉसेस. अब लेट्स से दोस्तों हमारे साथ चैट बॉक्स में उज्जवल भाई ने मोमोज की एक बड़ी सी दुकान खोली, और भाई साहब ने मोमोज का सामने वाले को एक मोमोज सर्व करते थे, एक खुद खा जाते थे, एक सर्व करते थे, एक खुद खा जाते थे. इतना मोमोज का भाई को शौक था. तो एक दिन में 80% तो भाई साहब ने ड्राइंग्स कर दी, पर्सनल यूज. पेट में ऐसे करके भाई साहब ने पूरा बिजनेस नुकसान में चला गया. अब मेरे को बताइए, अगर एक बिजनेस से नुकसान हुआ, दूसरे बिजनेस करा, उसमें फायदा हुआ, तो कैन द लॉसेस ऑफ वन बिजनेस बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ अनदर बिजनेस? That is what we are understanding chapter number 9. So chapter number 8 is clubbing of income. Chapter number 9 is set off of losses. So clubbing provisions have been incorporated to eliminate tax reduction by the assessee. Chapter number 8, and set off of losses is a process by adjusting the losses from income. Income से set off करने का दोस्तों chapter number 9. इसके बाद आप कहां पहुंचते हो दोस्तों? सर जीटीआई. ये देखिए कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई. जीटीआई कैसे आता है? 5 हेड्स की इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ जीटीआई. जीटीआई में से अपन क्या देते हैं गाइस? डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई. डिडक्शंस आर कवर्ड अंडर चैप्टर 6 से 80C से 80U एंड सेक्शन 10AA. यहां पर आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं एंड सेक्शन 10AA, जो आपका चैप्टर नंबर 10 में कवर्ड है. डिडक्शंस कब दी जाती है? जब आप इन्वेस्ट करते हो, डोनेशन करते हो, तो वहां पर सरकार द्वारा छूट मिलती है अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग अमाउंट्स की फॉर द अलग अलग इन्वेस्टमेंट दैट यू डू. तो सरकार द्वारा जो डिडक्शन मिलती है, दैट इज व्हाट वी रिड्यूस इन ऑर्डर टू अराइव एट टोटल इनकम. ये दोस्तों फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस टिल द पॉइंट ऑफ अराइविंग एट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इट विल टेक not less than 2 months. 2 महीने लगेंगे गाइस यहां तक पहुंचने में. कैन यू एक्चुअली इमेजिन? मतलब ये लंबा रास्ता है. तो वी गाइस विल हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट फ्रॉम स्टेप नंबर 1 टू स्टेप नंबर 6. जब आप टोटल इनकम तक पहुंचेंगे, इट इज गोना टेक 60 days. तो प्लीज मेक श्योर कि हम लोग ना अपना मोटिवेशन लेवल नहीं कम करेंगे.
अगर मोटिवेशन लेवल कम हो गया ना तब सब गड़बड़ हो जाएगी गाइस। आपकी सारी मेहनत, शुरुआत में बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, अरे राठी जी ने इतना कलरफुल बनाया, अलग अलग मार्कर लेकर आते हैं, हाइलाइटर लाते हैं, लिखते हैं, अलग अलग पेन से बनाते हैं, बस धीरे धीरे वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीफ्यूल आवरसेल्व्स। हम लोग कैसे रिफ्यूल करेंगे दोस्तों? इमेजिन दैट थिंग, जस्ट क्लोज योर आईज, इमेजिन की रिजल्ट डे है, आपके रिजल्ट में बड़ा बड़ा सक्सेसफुल लिखा हुआ रहा है, एंड यू आर टॉकिंग टू योर फादर ऑन अ फोन कॉल, ही इज गेटिंग इमोशनल। मम्मी के तो आंसू रुकते नहीं है, हमारी मम्मी इमोशनल जल्दी हो जाती है, हमारी मम्मियां। तो कहीं ना कहीं इमेजिन दैट डे, यार मम्मी आके कह रही है बेटा लड्डू खा, आज ये खा, पापा ने 5,000 रुपए दिए, कह रहे हैं जा अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर कर। अब मेरे को बताओ दोस्तों, इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस आप लोगों को कैसा लगेगा? हाउ वुड यू फील? तो एवरीबडी यहां पर ये दिस शुड बी योर मोटिवेशन, यार मेरे को वो दिन लाना है, मेरे को वो दिन लाना है, दैट इज गोना बी द डे दैट आई विल अर्न समथिंग फॉर माय फैमिली एंड दैट्स रियल ट्रू हैप्पीनेस। तो वो अलग ही मजा होगा, अलग ही मजा होगा दोस्तों। ओके गाइस, अब आ जाओ। टोटल इनकम इज इक्वल्स टू जीटीआई माइनस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से हमने डिडक्शंस देंगे गाइस। अब डिडक्शंस देने के बाद आप जब आपकी टोटल इनकम आ गई तो आप लोग उस पर लगाएंगे रेट्स ऑफ टैक्स। व्हाट आर यू गोना लिवाई? यू गोना अप्लाई रेट्स ऑफ टैक्स, क्योंकि ये जो टोटल इनकम निकाली जाती है ऑफ द प्रीवियस ईयर is computed in the assessment year, and that is why the rates of taxes are for the assessment year 25-26, previous year 24-25। रेट्स ऑफ टैक्स लगाई जाती है, कहते हैं डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स आर एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ असेसीज। स्पेशल रेट्स आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफिक इनकम, जैसे कि लॉटरी पर दोस्तों आप लोग सीखेंगे गाइस इन टाइम टू कम बाय, फ्लैट 30% रेट ऑफ टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% लगता है, 10% लगता है, अलग अलग चीजें हैं गाइस, विच इज व्हाट यू गाइस आर गोना लर्न इन टाइम टू कम बाय। एंड गाइस बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा दोस्तों। तो ये आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए, May 25 के अटेम्प्ट के लिए फुल्ली एप्लीकेबल है। तो ये गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं मार्क भी कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ। और इससे जुड़ा हुआ एक चैप्टर है कैपिटल गेन्स, वहां पर डिटेल में डिस्कशन होगी। उसके बाद जब आप रेट ऑफ टैक्स लगा देते हैं तो डायरेक्टली टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ पॉइंट नंबर 8, एंड व्हाट इज सरचार्ज। सर ये क्या होता है? सर तो आप हैं और दूसरा हमारे कंधे के ऊपर रखा हुआ सर, करेक्ट। तो सरकार कहती है ओवर एंड अबव, इफ यू अर्न एन इनकम ओवर एंड अबव अ लिमिट, अगर आप ओवर एंड अबव अ लिमिट कमाई करते हैं तो सरकार कहती है बिकॉज यू आर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी यू विल हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। एडिशनल टैक्स जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स निकाल कर आ रहा है वो तो देना ही देना पड़ेगा, उसके अलावा भी थोड़ा सा और देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अर्निंग एन इनकम बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड लिमिट। उसे बोलते हैं सरचार्ज। रिबेट क्या होता है? जब आपकी इनकम इज अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट तो सरकार द्वारा छूट मिलती है कि भाई साहब अच्छा आप तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, साल भर में 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, तो सरकार ने आपको रिबेट दी है। एंड लास्ट दैट यू नीड टू अप्लाई इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, health and education cess. Health and education cess is a particular tax which is levied on the tax liability, which is levied at the rate 4%, जो सरकार specifically use करती है for our healthcare sector and education sector। ये एक particular point होता है, जैसे health and education cess, तो जो health and education cess के नाम से collect होगा ना, that is what the government will utilize only for the purpose of health and education। So health and education cess at the rate 4% is applicable in all cases after giving effect to surcharge and rebate। उसके बाद TDS advance tax and AMT credit, ये क्या होता है? So what do you mean by this TDS advance tax AMT credit? ये दोस्तों आप लोगों के प्री
पेड टैक्सेस हैं जो ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच चुके हैं। ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके प्रीपेड टैक्सेस हैं जो ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच चुके हैं, एंड दीज टैक्सेस आर रिड्यूस्ड from your tax liability in order to arrive at the final tax liability that you need to pay. So let's say after applying rates of taxes, surcharge, or as the case may be rebate, health and education cess, अगर आपकी tax liability 10 लाख रुपए की आती है, जिसमें से 8 लाख रुपए ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच चुका है in the form of prepayment taxes, prepaid taxes, then you will have to pay only the remaining amount of 2 lakh rupees. So advance tax paid, TDS, AMT credit is set off from the tax liability computed at stage number 8 to arrive at the final tax liability, जिन पर डिटेल में डिस्कशन होने वाला है चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 15। चैप्टर नंबर 12 में TDS एंड TCS, चैप्टर नंबर 13 is advance tax and चैप्टर नंबर 15 is AMT, alternate minimum tax। AMT का फुल फॉर्म है alternate minimum tax। आज मैं डिटेल में कुछ भी पॉइंट नहीं करवा रहा हूं इन रिलेशन, बिकॉज इससे जुड़े हुए पर्टिकुलर चैप्टर है। एंड द फाइनल थिंग दैट वी नीड टू डू इज फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो ITR is the declaration of income by the assessee in a specified format to the income tax department by a specified date, chapter number 14। अब कई बच्चे इतने शातिर होते हैं, बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कौन कौन से चैप्टर है। अच्छा, 1 तो इंट्रोडक्शन वाला है एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस वाला है, 2 हमें रेसिडेंशियल स्टेटस मिल गया, 3 4 5 6 7 हमारे 5 हेड हो गए, 8 9 क्लबिंग एंड सेट ऑफ हो गया, 10 डिडक्शन हो गया, 12 इन्होंने TDS बोला, 13 इन्होंने एडवांस टैक्स बोला, 14 रिटर्न ऑफ इनकम, 15 AMT। राठी जी पकड़ लिया, गॉट यू। मैंने कहा क्या 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 पकड़ा सर? 11 नहीं मिला, चैप्टर नंबर 11 इज एग्रीकल्चरल इनकम। It's a very small chapter, though agricultural income chapter refers to chapter number 5 PGBP, उससे थोड़ा उसका relevance आता है, but मैंने for the purpose of simplicity उसे अलग से रख रखा है चैप्टर नंबर 11 को। ऑलराइट, तो ये क्या कहीं ना कहीं वही वाले सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने कल पढ़े थे इन बेसिस ऑफ चार्ज। क्या ये वही पॉइंट्स हैं दोस्तों जो हम लोगों ने कल पढ़े थे इन केस ऑफ बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 4? तो देयर इज नथिंग न्यू अभी तक दोस्तों। इफ आई से अभी तक अपना रिवीजन ही चल रहा है। अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24। क्या सर हमें ऊपर वाली टेबल बनानी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो ऊपर वाली टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शन 4 में हमने ऊपर वाली टेबल ही बनाई है। ऑलराइट गाइस, इनकम। अब इनकम दोस्तों ये सिर्फ एक रीडिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन। इनकम क्या बोलता है भाई साहब कि कौन कौन सी इनकम होती है? मैंने आपको बताया 5 हेड्स में आती है। सबसे पहला सैलरी, जिसमें द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट, परक्विजिट होता है दोस्तों नॉन मॉनेटरी बेनिफिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंसेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। दोस्तों in any scenario, if I just say in simple words, the detailed discussion is what's going to happen in chapter number 3. अगर एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट हुआ, एनी बेनिफिट दैट हैपेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, वो बेनिफिट कौन से चैप्टर में चला जाएगा? सैलरी चैप्टर में चला जाएगा। कौन से चैप्टर में चला जाएगा? सैलरी चैप्टर में। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं। निकिता मेरी एम्प्लॉय है, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक और निकिता इज द मैनेजर इन माय ऑर्गेनाइजेशन। शी इज नॉट ओनली पेड 1,50,000 rupees per month as salary, she has also been given one car by the company for the purpose of commutation between office and residence. She has been given a rent-free accommodation. She has been given a house to stay with her family in that property, the rent of which will be borne by the employer. क्या जो मैंने ये 2 एडिशनल बेनिफिट बताए, जहां कंपनी द्वारा निकिता को कार दी गई, जहां कंपनी द्वारा निकिता को घर प्रोवाइड किया गया। अब घर का रेंट कायदे से तो निकिता को देना चाहिए था, बिकॉज शी इज स्टेइंग विद हर फैमिली इन द प्रॉपर्टी, लेकिन द रेंट इज बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर। इजंट दैट अ बेनिफिट टू निकिता? तो जितना बेनिफिट
जितना ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है या वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार है, ये सारी चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ इन सैलरी चैप्टर। तो एनी बेनिफिट दैट इज अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, वो कौन से चैप्टर में जाएगा दोस्तों? वो सैलरी चैप्टर में जाएगा। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में क्या आता है सर? रेंट फ्रॉम बिल्डिंग। बिल्कुल सही, बिल्डिंग चाहे रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ आपने, अच्छा एक पॉइंट ये भी आता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिटेल डिस्कशन हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में होगा, लेकिन सर हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी, मशीनरी थी। मशीनरी, कोई पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी, हमने वो रेंट पे दे दी, तो वो भी क्या हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आएगा? नहीं। एज द नेम सजेस्ट, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस मतलब, अच्छा हाउस का लिटरल इंटरप्रिटेशन मत ले लेना कि हाउस तो वही होता है जहां मम्मी पापा के साथ रहा जाता है। नहीं नहीं राठी जी, वही घर घर होता है। नहीं नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का यहां पर मतलब है बिल्डिंग। बिल्डिंग कैन बी अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग और अ कमर्शियल बिल्डिंग। तो अगर आप अपनी एक घर रेसिडेंशियल बिल्डिंग को लेट आउट करते हो, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आते हो। आपका कोई ऑफिस बिल्डिंग है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप उसे लेट आउट करते हो, वो भी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में ही आएगा। नेक्स्ट, पीजीबीपी। लेकिन मशीनरी या सिर्फ खाली जमीन या कोई फर्नीचर लेट आउट करेंगे दोस्तों, तो वो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में नहीं आता। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये पीजीबीपी चैप्टर में आएगा। अब लेट्स से हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है उज्जवल। अब उज्जवल का मेरे पास फोन आता है, राठी जी आई वांट टू जॉइन योर टैक्स क्लासेस, व्हाट इज द फीस? मैंने कहा उज्जवल भाई द फीस इज 6,000 रुपीज। कह रहे अरे क्या बात कर रहे हो राठी जी? मैंने कहा हाँ मैं ना जनरली कम ही रखता हूँ। कह रहे अरे हम तो 2,000 रुपए सोच कर आए थे, हमारे पास तो सिर्फ 2,000 रुपए ही है राठी जी। मैंने कहा गलत गलत जगह फोन कर लिया उज्जवल भाई, फोन रखो फोन रखो। 2,000 रुपए में टैक्स चाहिए पूरा का पूरा, डीटी मांग रहे थे, शर्म नहीं आती बोलते में। कह रहे अच्छा राठी जी सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे गुस्सा क्यों हो जाते हैं यार, कमाल करते हैं। अब उसने कहा राठी जी मेरे पास ना 2,000 रुपए तो मैं आपको कैश दे देता हूं, और 4,000 रुपए का अगर मैं आपको प्रिंटर दे दूं, एक प्रिंटर है मेरे पास, मैं आपको 4,000 रुपए का प्रिंटर दे देता हूं, अब नोट्स वोट्स के काम में आएगा। मैं सोच भी रहा था प्रिंटर लेने का, तो मैंने कहा ठीक है भाई। उसने मुझे प्रिंटर दे दिया, तो क्या दोस्तों उसने अपनी फीस की जगह जो मेरे को प्रिंटर दिया है, क्या वो भी बिजनेस इनकम में ही कंसिडर करा जाएगा? इसीलिए बोलते हैं द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। परक्विजिट होता है नॉन मॉनेटरी, जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले ने फिर भी मुझे कुछ चीज दी, प्रिंटर, रिसीव फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, क्या वो भी इसी चैप्टर में आएगा? हाँ जी, पीजीबीपी में। नेक्स्ट, एनी गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट चार्जेबल अंडर सेक्शन 45। अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं, बेचने के बाद अगर आपको मुनाफा होता है, तो कैपिटल गेन्स चैप्टर। एन इनकम नॉट कवर्ड एनीवेयर, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड, लॉटरी, इंटरेस्ट, गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपीज, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। सर लास्ट लाइन क्या बोली? गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 50,000। यस, अगर आपको कोई तोहफा मिलता है, गिफ्ट मिलता है, और गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए तक है, तो माफ है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा का होगा, देन द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑलराइट गाइस, अभी तक दोस्तों इफ आई से इन द लास्ट 20 मिनट्स वी आर ओनली डूइंग रिविजन। अभी तक मैंने आपको कोई भी नया प्रोविजन ऐसा नहीं पढ़ाया जो हम लोगों ने पिछले सेशन में ना पढ़ा। ऑलराइट, आ जाओ भाई प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 गाइस, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर एज द नेम सजेस्ट, नाम में ही है प्रीवियस, पिछला। किससे पिछला भाई? सर असेसमेंट ईयर से पिछला, क्योंकि असेसमेंट ईयर वो वाला साल है जहां हम बैठते हैं और इनकम कंप्यूट करते हैं। कौन से साल की? प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं सर? प्रीवियस ईयर में खून पसीना बहाते हैं राठी जी, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तभी तो कमाई होती है, मेहनत करते हैं तभी तो घर के खर्चे निकलते हैं। करेक्ट बात है। तो कहते हैं प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year. Income tax is payable on the income earned during the previous year, and it is assessed
in the immediately succeeding financial year, which is called an assessment year. हमारा दोस्त उज्जवल पूछ रहा है सेक्शन भी याद रखने, only the important ones which I'll let you know, so do not worry about it. Section 3 is what you need not remember. Previous year क्या होता है? Means the financial year immediately preceding the assessment year. Income tax is payable on the income earned during the previous year and it is assessed. उसको assess कौन से साल में किया जाता है? अगले साल में. In the immediately succeeding financial year, which is called an assessment year. जिसे क्या बोला जाता है? Assessment year बोला जाता है. अपन जानते हैं दोस्तों. हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है? एवरीबडी हैज टू आंसर मी. हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रीवियस ईयर 2024-25, तो प्रीवियस ईयर 24-25 की इनकम विल बी कंप्यूटेड in assessment year 2025-26, 25-26. All right guys, आ जाओ भाई. अब हाँ जी guys, previous year for newly set up business. ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस, एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पे फोकस. प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस, क्या ऐसा जरूरी है? आप लोग मुझे बताइए दोस्तों. एक हमारा जो ईयर इन इनकम टैक्स अपन जो बोलते हैं एक साल, वो कौन सा साल होता है? जनवरी से दिसंबर वाला या अप्रैल से मार्च वाला? इज इट द कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर वाला, और इज इट द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च वाला? फटाफट बताओ, फटाफट सब. फाइनेंशियल ईयर. क्या ये बात सच है कि हमारा साल 1 अप्रैल से चालू हो जाता है? हाँ जी. लेकिन दोस्तों क्या ये बात भी उतनी सच है कि अगर किसी इंसान को बिजनेस चालू करना हो तो क्या ऐसा जरूरी है कि वो 1 अप्रैल को ही बिजनेस चालू करेगा? नहीं, बताइए ना, आप ही बताइए. क्या ऐसा जरूरी है कि वो 1 अप्रैल को ही बिजनेस चालू करेगा? अगर 1 अप्रैल निकल गया तो अब बिजनेस चालू नहीं हो सकता. ना राठी जी रुक जाइए, अब आप बिजनेस नहीं कर सकते. मैंने कहा अरे भैया अभी 4 अप्रैल ही हुई है, बिजनेस क्यों नहीं चालू कर सकते? कह रहे 1 अप्रैल निकल गया. मैंने कहा 1 अप्रैल निकल गया, वो तो अप्रैल फुल डे था. उस दिन अगर हम किसी बच्चे को बोलते आ जाओ क्लासेस में आ जाओ, बच्चे आते तो सीरियसली नहीं लेते हैं. कहते राठी जी अप्रैल फुल बनाया, ऐसे करते रहते. तो इन दैट केस दोस्तों सरकार कहती है एनीबडी कैन स्टार्ट हिज और हर ओन बिजनेस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. कभी भी आप अपना कोई सा भी बिजनेस चालू कर सकते हो. और हम बिजनेस कब चालू करते हैं? जब पंडित जी बोलते हैं. पंडित जी बोलते हैं राठी जी नारियल फोड़ो, हम नारियल फोड़ देते. अब अगर उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि भाई साहब आप अपना बिजनेस चालू करिए, लेट्स से दोस्तों from the 18th of September 2024. तो क्या मेरा प्रीवियस ईयर जब मैंने डे 1 ऑफ माय बिजनेस, इस दिन मैंने अपना बिजनेस चालू किया, तो क्या मेरा एक साल क्या 17 सितंबर 2025 को खत्म होगा? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. आंसर मी इन yes or no into the chat box. Let's say if I start my business on the 18th September 2024, will my 1 year end on the 17th September 2025? The government said no. राठी जी ना, कैसी बातें करते हैं? अगर आप 18 सितंबर को बिजनेस चालू करते हैं तो आपका बिजनेस फॉर द फर्स्ट ईयर, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, BOA बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो आप 31 मार्च तक ही बनाएंगे. 31 मार्च 2025. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो मोदी जी, मतलब पहला प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड लेस देन 12 मंथ्स? मोदी जी कहते हैं जी हाँ, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स in a scenario in which the business is set up during the previous year. All right guys, तो 18 सितंबर से लेकर जब मैंने बिजनेस चालू किया,
31 मार्च तक इस टाइम स्पैन में मैंने जितना प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पर मैं टैक्स असेसमेंट ईयर 25-26 में दूंगा, असेसमेंट ईयर 25-26 में दूंगा। ऑलराइट, मतलब जितना भी इसमें कमाया होगा इट विल बी टैक्स, इट विल बी टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर 2025-26। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों से, सोच समझ के बताइएगा दोस्तों। लेट्स से मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी, मैं बैंक में जाता हूं दोस्तों और मैंने बैंक में करवाई एफडी, बैंक एफडी फिक्स डिपॉजिट, लेट्स से 6 लाख रुपीस की एट द रेट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर ऑन 1/11/2024, 1/11/2024। अब मुझे बताइए दोस्तों, अब मेरी एफडी मैच्योर कब होगी? मैंने 1 साल की एफडी करवाई है 1/11/2024 को, तो मेरी एफडी मैच्योर कब होगी? इट विल मैच्योर ऑन 1/11/2025, 1 साल बाद। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर वो 1 साल बाद मैच्योर होगी, इफ इट विल मैच्योर आफ्टर 1 ईयर, तो इन दैट केस कौन से साल में इनकम टैक्सेबल करी जाएगी? विल इट बी टैक्स्ड इन द ईयर 24-25, जिस साल मैंने एफडी करवाई? विल इट बी टैक्स्ड इन द ईयर 25-26, जिस साल वो मैच्योर हुई? और विच, और लॉजिकली शुड इट बी प्रोपोर्शन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मंथ्स इट हैज बीन यूज्ड? हाँ जी, उज्जवल कह रहा है रिसीट, द आंसर इज प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट क्या दोस्तों? इन द प्रीवियस ईयर 24-25 क्या एफडी कुछ भी महीनों के लिए नहीं चली क्या भाई? तो 24-25 प्रीवियस ईयर में आपका 6 लाख रुपए, इसका 8% इंटू 5/12 कितना आया दोस्तों? कितना आया? 6 लाख रुपए का 8% इंटू 5/12 निकल कर आता है दोस्तों, एक मैंने कुछ गलत कर दिया, 6 लाख का 6 लाख इंटू 8% इंटू 5/12, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। ये आपकी इनकम है फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ये आपकी कौन से साल में टैक्स होगी? असेसमेंट ईयर 2025-26 में टैक्स होगी। जब आपकी एफडी मैच्योर होगी 25-26 में, 25-26 में एफडी मैच्योर होगी, तो प्रीवियस ईयर 25-26 की जब इनकम निकलेगी, प्रीवियस ईयर 25-26 की इनकम जब निकलेगी, तो 6 लाख उसका 8% इंटू 7/12, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने, 28,000 रुपीज निकला। ये कौन से साल में टैक्स होगा? असेसमेंट ईयर 2026-27 में। ऑलराइट, तो इस एफडी के लिए प्रीवियस ईयर कहां से चालू हुआ था जो हमारे लिए रेलेवेंट है? इस फिक्स डिपॉजिट के लिए प्रीवियस ईयर कहां से चालू हुआ था जो हमारे लिए रेलेवेंट है? हाँ जी, 1/11/2024 से चालू हुआ। लेकिन क्या 12 महीने चला? ना 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 ना, ये तो 5 महीने ही चला, ये तो 5 महीने ही चला। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? तो प्रीवियस ईयर फॉर अ न्यूली सेटअप बिजनेस, या फिर प्रीवियस ईयर फॉर एन इनकम विच इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, will start from the date of setting up of the business, and कब तक प्रीवियस ईयर कंसिडर किया जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस ईयर हमेशा एंड कब होगा? एंड होगा 31 मार्च को, 31 मार्च 2025, जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस shall start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which business was set up. If a source of income
comes into existence in the said financial year, जैसे कि interest on FD, then the previous year will commence from the date on which the source of income newly comes into existence to the end of financial year. Everyone clear about it? Everyone? क्या सर हमें लिखना है? जी हां, अब आपको लिखना है गाइस, यहां से ऊपर से लिखना है गाइस, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 से, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 से लिखना है. एवरीबडी हैज टू राइट इट डाउन. आई विल स्टैंड हियर, आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट इट डाउन, 2 मिनट्स. पहले ऊपर वाली लाइन लिखेंगे, ऊपर वाली लाइन लिखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. लिखिए गाइस, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग. लिखना बहुत जरूरी है. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट राइटिंग, आई एम सॉरी टू से, गड़बड़ हो जाएगी. ओके, लिखिए. लिखा गाइस. अब नीचे वाला इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पर ले चलूंगा. इसके बाद आई एम गोना टेक यू टू द क्वेश्चन पार्ट गाइस. एक क्वेश्चन करेंगे गाइस एंड विल सी क्या आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाते हैं या नहीं. नेक्स्ट जो आपका एरो बना हुआ है उसको लिखिए. हर रोज मैंने आपको क्या बोला है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल. We just need to make sure that we are not getting bored. Monotonous नहीं होना चाहिए guys. Monotonous हुआ तो ना मजा नहीं आता. ये भी लिखना है दोस्तों. The first paragraph, previous year for newly set up business shall start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which the business was set up. इतना ही लिख लीजिए गाइस. द पहली 2 लाइंस, द वंस दैट आई एम हाईलाइटिंग. आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से लेकर यहां तक भी लिख लीजिए, बहुत है. दूसरा वाला पॉइंट वही लिखा हुआ है इन अ लिटिल डिफरेंट लैंग्वेज, तो देयर इज नो न्यू पॉइंट कमिंग आउट ऑफ द नेक्स्ट 3 लाइंस. तो नो नीड टू राइट दैट डाउन. नो नीड टू राइट दैट डाउन.
आ जाओ भाई, बढ़े आगे। अब आज हम इतना थियोरेटिकल रखेंगे, अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद आई एम गोना टेक यू गाइस टू 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 द प्रैक्टिकल पोर्शन। ऑलराइट गाइस, प्रैक्टिकल पोर्शन असेसमेंट ईयर कर लेते हैं गाइस, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज इनकम, दैट इज गोना टेक 40 to 45 मिनट्स, विच आई वुड नॉट बी डूइंग इट टुडे, बिकॉज इससे जुड़ा हुआ मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कल के सेशन में। हम लोग दोस्तों करेंगे असेसमेंट ईयर करेंगे आज, सेक्शन 2 क्लॉज 9। ओके, तो बीच में व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस कैन लीव अ पेज, एक पेज छोड़ सकते हैं बीच में लिखने के लिए फॉर अनडिस्क्लोज इनकम वाला, क्योंकि वो हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 9 असेसमेंट ईयर। कहते हैं असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। तो ये कंफर्म हो गया कि असेसमेंट ईयर कैन नेवर बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, इट इज ऑलवेज 12 मंथ्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April every year, starts from 1st April every year. So assessment year means the period of 12 months commencing on the first day of April every year. Income of previous year of an assessee, income of previous year of an assessee is taxed during the next following assessment year, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है ट्रू और फॉल्स, previous year can be a period of less than 12 months, whereas assessment year is always a period of 12 months. True or false? True. Because previous year can be a period of less than 12 months in case of a newly set up business during the year, in case of an income arising for the first time during the year. So in that case, previous year आपका 12 महीने से कम हो सकता है. However, assessment year is always 12 months. For example, the assessment year 25-26 will commence on 1st April 2025, the assessment year relevant for us, and will end on 31st March 2026. And the previous year relevant, then the previous year to this assessment year will commence from 1st April 2024 to 31st March 2025, जो कि अभी तक अपने सामने करीब 10 बार आ चुका है कि प्रीवियस ईयर 24-25 है, 1 अप्रैल 2024 से चालू होकर 31 मार्च 2025, जो कि नॉर्मल टर्म्स में होता है, और असेसमेंट ईयर 25-26 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। ये तो कंफर्म्ड है गाइस, इसमें तो कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो बच्चों का नजर आंसर पे चला जाता। मैं ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूं, बच्चे ऐसे नीचे देख रहे होते हैं, कह रहा है क्या पहले का आंसर क्या है, अरे ये आ जाओ गाइस। Find out the income for the assessment year 24-25 and 25-26. So from the information that is given to us, we need to find out the income for the assessment year 2024-25 and 25-26. Okay, तो सर असेसमेंट ईयर में तो हम प्रीवियस ईयर की इनकम निकालते हैं ना, करेक्ट। तो कई बार बच्चे यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, आपसे बोला गया असेसमेंट ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम निकालिए, मतलब यू विल हैव टू कंप्यूट इनकम 2 टाइम्स, आपको 2 बार इनकम निकालनी पड़ेगी। तो लेट अस ओनली स्टिक टू 1 ईयर, पहले एक बार 1 साल का निकाल लेंगे तो दूसरे साल का ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कैसे निकालना है। अगर असेसमेंट ईयर 2024-25 बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है गाइस, सर इसका मतलब है प्रीवियस ईयर 23-24 होगा, करेक्ट। तो हमें 23-24 की इनकम असेसमेंट ईयर 24-25 में निकालने बोली है। अच्छा, अब प्रीवियस ईयर अगर हमारा 23-24 है तो प्रीवियस ईयर 23-24 कब से चालू होगा, ये कब से स्टार्ट होगा सर, ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 1st April 2023 टू 31st of March 2024। कब से कब तक दोस्तों, 1st April 2023 से लेकर 31st March 2024। अब आपको इन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो, you have to compute income for these
दिस स्पैन ऑफ टाइम 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024, और उज्जवल भाई ने बता भी दिया 90,000। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों let us reach on the first day of the previous year, 1st April 2023। 1st April, ये देखो सर 2023 मिल गया ना राठी जी, ये रहा 25,000। ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा है। ओहो सर, जनवरी से मार्च लिखा है। ओहो, तो क्या आपको ये 25,000 रुपए लेने हैं? द आंसर इज नो, ये 25,000 रुपए नहीं लेने ना। हमें कहां से स्टार्ट करना होता है सर? हमें तो अप्रैल से स्टार्ट करना होता है। तो 28,000 अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च में 25,000 नहीं लेना, 32,000 लेना है हमें, क्योंकि 2024 वाला लेना है हमें, ये वाला लेना है 2024 वाला, ये 32,000। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो यहां आपका आंसर आता है 28,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000, निकल कर आता है गाइस 90,000 रुपीज। निकल कर आता है गाइस 90,000 रुपीज। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? वेल डन उज्जवल, वेल डन। तो आपने ये जोड़ा 28। आई एम हाईलाइटिंग द वंस जो हमारा असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम है, ये वाला। नाउ क्वेश्चन में आगे बोला गया है 1 साल का नहीं, 2 साल का असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम। सर असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर 24-25, करेक्ट। कब से स्टार्ट होगा सर? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 16,000, 27,000, 29,000 एंड 12,000। तो इसको ऐड करिए, 16 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 12, 84,000। 84,000 गाइस आया सबका? ये देखिए, ये देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड 25-26। असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24 आपका आया 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024, 28,000, 10,000, 20,000, 32,000, 90,000। उसके बाद असेसमेंट ईयर 25-26 का प्रीवियस ईयर 24-25, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, 16, 27, 29, 12, 84,000। Everyone clear about it? Well done. मजा आया गाइस? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी बुक से किया है आज। कल तो दोस्तों इट वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब एक से भले दो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों। द सेकंड क्वेश्चन, what will be the previous year in relation to assessment year 25-26 in the following cases? Sonu started a medicine business on 14/3/2025। सोनू ने एक बिजनेस चालू किया है ऑन द 14th of March 2025। तो व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर? सर द प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस 14/3/2025 से लेकर till the end of the year in which the business was set up. So it will be 31st March 2025। well done उज्जवल, 31/3/2025 तक। तो ये वाला सर प्रीवियस ईयर इज ओनली फॉर 17-18 डेज, करेक्ट। 2024-25 जो आपका यहां पर अगर प्रीवियस ईयर देखें तो स्टार्टेड फ्रॉम द 14th of March, एंडेड ऑन द 31st of March द सेम ईयर। देन प्रीवियस ईयर यहां तो सर सिर्फ 18 दिन का हुआ, करेक्ट, 18 दिन का हुआ। टोटली एग्रीड विद यू। मैंने बोला ना, इट कैन बी अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 months, इट कैन बी अ पीरियड ऑफ 2 days ऑल्सो। 30 को चालू हुआ, 31 आ गई, फिर 2 दिन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी, 2 दिन की इनकम निकलेगी, 2 दिन में जो कमाई करेंगे उस पर टैक्स देंगे, एंड देन 1 full year will flow। फिर 1 साल पूरा घूमेगा, फिर 1 साल पूरा घूमेगा। नेक्स्ट, अ पर्सन गिव्स अ लोन ऑफ 6 लाख रुपीज एट द रेट 10% पर एनम ऑन 17/9/2024। तो 17/9/2024 से लेकर फिर 31/3/2025 हमारा ईयर जो एंड होगा वो तो 31 मार्च 2025 को होना ही होगा, करना ही पड़ेगा। एवरीवन, था ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? मजा आया?
मजा आया गाइस? Well done, Ujjwal. Everybody has to participate into the chat box, guys. The more you guys participate, the better it would be. Haji, guys. Computation of previous year. Previous year for newly set up business shall start from the date of setting up of the business to the end of the financial year in which business was set up. All right. Which of the following is a direct tax? इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है गाइस? वो गाना नहीं गा रहा था, एक एक से भले दो, दो दो से भले तीन? कौन सी मूवी का गाना है गाइस? अगर आप लोग बच्चन साहब और उस टाइम का फॉलो करते हो तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ जी गाइस, ये है अमर अकबर एंथनी। ये अमिताभ बच्चन साहब की मूवी है। इसमें विनोद खन्ना जी थे और ऋषि कपूर जी थे। हाँ जी गाइस, एंड 3 वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। अजय भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी नो, इनकम टैक्स यस, कस्टम ड्यूटी नो, नन ऑफ द अबव। कई बार बच्चे नन ऑफ द अबव देखकर भावुक हो जाते। नन ऑफ द अबव सर फेवरेट है हमारा। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ओ भैया, सीए पढ़ाई कर रहे हो, कैसी बातें करते हो? हाँ सर, हम लोग तो जेन जी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोगों का जमाना ही मतलब चालू ही आलिया भट्ट से हुआ है भाई। टोटली अग्रीड। आ जाओ भाई। ये था दोस्तों आज का हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, and now we are heading towards the practical portion, guys. Now we are heading towards the practical portion, and practical portion करते हैं guys। आ जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग गाइस आने वाला है। अच्छा ये दोस्तों, ये जो आपके ये कलर्ड नोट्स हैं, ये मैंने आप लोगों के कंटेंट सेक्शन में डाल दिए हैं। आप इसे इजीली देख सकते हैं और आप इसे इजीली इसके थ्रू पढ़ सकते हैं गाइस। देयर इज नो इश्यूज इनटू दैट। ओके, आ जाओ भाई। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो यहां पर देखिएगा, कहते हैं इफ द इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज और रेसिडेंशियल स्टेटस और एचयूएफ or AOP, BOI and every artificial judicial person who opts to be taxed under the default tax regime, that is section 115 BAC। क्या सर हमें ये लिखना है? of course लिखना है guys, this is the most important thing that you guys need to write it down। हाँ जी guys, अब मैं आप लोगों को दोस्तों पहले इसका एक तरीका समझाता हूं, फिर मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगा लिखने के लिए, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। इधर ध्यान से देखिएगा, हमारी सरकार ने दोस्तों एक इंडिविजुअल के लिए एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके लिए सरकार ने 2 टैक्स रिजाइम्स निकाल रखी हैं। 2 टैक्स रिजाइम्स। सर ये टैक्स रिजाइम्स होता क्या है? 2 tax regimes are 2 ways of calculating your total income and tax liability। मतलब there are 2 ways of calculating your total income and tax liability। तो there are 2 tax regimes। हमें सिलेक्ट करना होता है। हमें क्या करना होता है दोस्तों? मतलब दिस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यू हैव टू सिलेक्ट वन। आप सिलेक्ट करते हो और जो आप सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपकी इनकम निकाली जाती है और उस हिसाब से ही आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है। कह रहे अच्छा जी सर, इन टैक्स रिजाइम्स का नाम क्या है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला नाम है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। क्या सर ये हमें टेबल बनानी है? जी हां बनानी है गाइस। और ये टेबल आज पूरी कंप्लीट नहीं होगी। टेबल में ना दोस्तों हो सकता है कि टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन मैं कल भी ऐड करवाऊं, तो आप लोग थोड़ी सी टेबल के बाद जगह छोड़ दीजिएगा।
तो सबसे पहली रिजाइम है नोन एज डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। अंडर सेक्शन 115 बी ए सी सरकार कहती है कि हमारा ऐसा मानना है कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट कि अगर आप कुछ चूज नहीं करोगे तो माना जाएगा कि डिफॉल्ट है। अगर अपन कोई नया फोन खरीदते हैं और नया फोन खरीद के ऑन करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों एक ऐसी सी स्क्रीन आ जाती है, मैंने चेंज भी नहीं करी स्क्रीन, तो ये ना दोस्तों ऐसी स्क्रीन आ जाती है, एक प्लेन सिंपल स्क्रीन जो हर फोन में आती है जब आप उस फोन को ओपन करते हो। दैट इज द डिफॉल्ट डीपी, डिस्प्ले पिक्चर टाइप। ऑलराइट, डिफॉल्ट है भाई, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। वैसे ही सरकार ने कहा 115 BSE is the default tax regime which we will assume as if you are following this. However, you have the option, आपके पास option है that you can switch from the default tax regime to the other regime which is known as optional tax regime. इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। इसे इजी लैंग्वेज में ओल्ड रिजाइम भी बोला जाता है। इसे इजी लैंग्वेज में ओल्ड रिजाइम भी बोला जाता है। ऑलराइट गाइस, तो दो टैक्स रिजाइम्स हैं जिसमें से आज हम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम करने वाले हैं, दूसरी रिजाइम आने वाले सेशन में होगी। ओके गाइस, अगर आप चाहो तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम छोड़कर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम भी फॉलो कर सकते हो। Default tax regime is comparatively easy at the time of computation of tax liability, क्योंकि default tax regime में दोस्तों एक ही tax slab है, only one tax slab, जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूं। However, under the optional tax regime सरकार ने 3 स्लैब रेट्स दे रखी, 3 स्लैब रेट्स, 3 डिफरेंट स्लैब रेट्स, और वो डिपेंड करती है दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आप कौन से में चूज करोगे, आप कौन से में जाओगे? 3 डिफरेंट स्लैब रेट्स depends on age and residential status। ये अपन कल सीखेंगे गाइस, ये आपका कल के सेशन में आएगा। ऑलराइट एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ गाइस? यहां तक क्लियर हुआ? मैंने कोई अभी रॉकेट साइंस नहीं बताया। एक इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी, बीओआई एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए सरकार द्वारा 2 टैक्स रिजाइम्स हैं। वो हमें बोलते हैं कि आप सिलेक्ट करिए। जब इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाते हो तो वो मानते हैं कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे। वहां पर ऑप्शन भी होता है दैट यू कैन स्विच फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम टू द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, ओल्ड रिजाइम। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में एक ही स्लैब रेट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, सबको वो ही फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि स्लैब रेट ही एक है। तो चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, आप रेसिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, नॉन रेसिडेंट हो, एचयूएफ है, ओएपी हो, बीओआई हो, आपको एक ही स्लैब रेट फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही है। However, in case of optional tax regime for individuals, basically for individuals, यहां पर दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं 3 different slab rates for individuals, it depends on the age and residential status। तो हो सकता है दोस्तों अगर मैं और मेरे पिताजी दोनों ही ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो दोनों की रेट ऑफ स्लैब रेट्स अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं जबकि मेरे पापा सीनियर सिटीजन है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आ जाओ भाई।
नाउ कमिंग ऑन टू सबसे पहला रिजाइम, if the individual irrespective of the age or residential status or HUF or AOP or BOI or every artificial judicial person who opts to be taxed under the default tax regime, so what is the slab rate, guys? This is the slab rate up to 3 लाख रुपए, अप टू 3 लाख रुपीस नील। पहले 3 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक, 3 लाख से 7 लाख रुपए 5% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड 3 लाख रुपीस। अब सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है गाइस कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा बढ़ जाती है तो टोटल इनकम पे 5% नहीं लगाना है। लेट्स से अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपीस है, मैं फॉर दैट से कि सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, मैं अभी आप लोगों से कहूंगा इग्नोर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर एक इंसान की इनकम जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहा है और उसकी इनकम 4 लाख रुपए है, तो आप ये 4 लाख ऐसे मत सोचना अच्छा 3 लाख और 7 लाख के बीच में है, चलो 5% लगा देते हैं। तो 4 लाख का 5% लगा दिया और उससे कहा भाई तेरा टैक्स तो सिर्फ 20,000 रुपए, सिर्फ 20,000 रुपए। कह रहे अरे वाह 4 लाख पे सिर्फ 20,000 देना है। वो फटाफट मोदी जी को टैक्स देकर आ गया दोस्तों। फिर वो असली चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसका पाला पड़ा और उसने कहा भाई साहब मैं एक बार बस कंफर्म करना चाह रहा हूं, मेरा 4 लाख रुपए इनकम थी, वो मेरे किसी दूर के दोस्त ने बताया कि मेरे को 20,000 रुपए का टैक्स देना है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, क्या मैंने सही किया ना? मैंने कहा क्या कर दिया आपने? कह रहे क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मैंने कहा हाँ आपका तो सिर्फ 5,000 का टैक्स था। कह रहे राठी जी रुकिएगा रुकिएगा, अभी अभी मैं उसे लेकर आता हूं, अभी मैं लेकर आता हूं। वो अपने दोस्त को पकड़ के लेकर आया। 2-3 बार तो बीच में कोहनी मार दी उसने। कह रहा 20,000 कह के हमें तो लगा यार बहुत ज्यादा कम टैक्स है। राठी जी तो बोल रहा सिर्फ 5,000 देना है। अरे तू कहां ऐसे 20,000 बोल रहा है? तो मैंने उसे समझाया भाई साहब ये जो है आपकी ये कोई फ्लैट रेट नहीं है, ये स्लैब रेट है। तो जब आपकी इनकम 4 लाख रुपए होती है तो आप डायरेक्टली सेकंड पॉइंट में, सेकंड कॉलम में जंप नहीं करते हो। You have to pass through the first column, then the second column, then the third column, then the fourth, then the fifth, and then the sixth. अगर आपको दोस्तों 3 मंजिला बिल्डिंग पे चढ़ना है और लिफ्ट नहीं है, तो जब आप चढ़ते हो तो पहले फर्स्ट फ्लोर आता है, उसके बाद सेकंड आता है या उसके बाद थर्ड आता है। शक्तिमान थोड़े ना हो कि ऐसे 2-3 बार घूमे और पहुंच गए, या स्पाइडरमैन थोड़े ना हो दोस्तों, ऐसे करने से नहीं पहुंचते, आपको चलना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इन दैट केस गाइस, हाउ आर वी सपोज टू कंप्यूट इनकम ऑन 4 लाख रुपीस? तो कहते हैं अप टू 3 लाख रुपीस नील है, मतलब 4 लाख में से फर्स्ट 3 लाख रुपीस पर देयर इज नो टैक्स। तो 4 लाख में से 3 लाख रुपए तो हट गया। फिर क्या बोलता है कि इनकम 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक, मोर देन 3 लाख बट अप टू 7 लाख रुपीस 5%। लेकिन आपकी इनकम 3 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 7 लाख तक तो नहीं है। तो आपकी 3 लाख से कितनी ज्यादा है? सर 1 लाख रुपए ज्यादा है। तो रिमेनिंग 1 लाख पर एट द रेट 5%, 5,000 रुपए बेचारे को टैक्स दिलवाना था। आई एम इग्नोरिंग रिबेट, आई एम इग्नोरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फॉर द टाइम बीइंग, because I want you guys to just understand the provision of how to apply the rates of taxes. सर अगली स्लैब रेट क्या बोलती है? अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है तो 20,000 रुपए तो देने ही देने हैं, प्लस 10% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 7 लाख रुपीज, प्लस 10% ऑफ द अमाउंट by which the income exceeds 7 लाख रुपए। जितनी 7 लाख से ज्यादा है उस पर 10%, और 7 लाख रुपए तक तो 20,000 रुपए। अब let's say again guys, again everybody, now assuming that the income is 8,20,000 rupees, everybody has to participate. The more you guys participate the better it would be. Now let us assume the income to be 8,20,000 rupees.
तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट 3 लाख रुपीस नील, फिर क्या लिखा हुआ था 3 लाख से 7 लाख, 3 लाख से 7 लाख। अगर मैं आपको बोलूं कि आइडेंटिफाई, अगर आप 3 लाख रुपए पे खड़े हो एंड somebody ask you to go till 7 लाख, तो what is the number that you will have to travel? अगर आप 3 लाख पे खड़े हो और कहीं को कोई बोलता है भैया 7 लाख रुपए तक जाओ, तो 4 5 6 7 आपको 4 लाख रुपए कंसिडर करना पड़ेगा ना, 3 लाख से 7 लाख। तो नेक्स्ट 4 लाख रुपीस पर एट द रेट 5% कितना निकल कर आया, 20,000 रुपीज। एंड रिमेनिंग, अब लिखा है 7 लाख से 10 लाख पे 10%, तो हमारा 10 लाख तक तो इनकम नहीं जाता। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 1.2 लाख रुपीज एट द रेट 10%। 1.2 का 10% निकल कर आता है 12,000 रुपए। टोटल टैक्स इन दिस केस विल कम आउट टू बी 32,000 रुपीज। कितना टैक्स निकल कर आया, 32,000। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन, वापस चलते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। द मोर क्वेश्चंस वी सॉल्व इट आउट द बेटर इट वुड बी। उसके बाद अगर इनकम, अच्छा राठी जी एक सेकंड गड़बड़ कर दिया आपने नहीं सुन तो लीजिए। मैंने कहा क्या क्या गड़बड़ हो गई, अरे 20,000 रुपए तो जोड़ा ही नहीं आपने। मैंने कहा कौन सा 20,000, अरे क्या हो गया है आपको, ये देखो सामने सामने लिखा हुआ है 20,000 रुपए। बेटा ये 20,000 जोड़ा है। कह रहे कहां जोड़ा, ये देखो ये रहा 20,000, जो वो 20,000 रुपए लिखा है ना, वो ये वाला 20,000 ही है, सेम ही है। 2 बार 20,000 नहीं जोड़ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं 32 तक पहुंचे प्लस 20,000 कर दिया तो 52 निकाल दिया, नहीं, गलत हो जाएगा गाइस। उन्होंने क्या बोला कि 7 लाख रुपए तक, 7 लाख रुपए तक 20,000 रुपए का ही टैक्स है। 7 लाख से जितनी ज्यादा इनकम होगी अप टू 10 लाख रुपीज उस पर 10% देना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 4 लाख पे 5% 20,000। तो क्या ये कहना सही होगा कि 7 लाख रुपए तक तो 20,000 रुपए ही टैक्स है? 7 लाख रुपए तक तो 20,000 रुपए ही टैक्स है गाइस। उसके बाद वाली इनकम पर 10% लगेगा अप टू 10 लाख रुपीज। अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाएगी तो फिर द रेट विल चेंज। इधर देखिएगा, इनकम मोर देन 10 lakhs बट अप टू 12 lakhs, 50,000 तो देना ही देना है प्लस 15%। सर बोलिए सर, इसका भी कोई एग्जांपल ले लेते तो अच्छा लगता। चलो भाई आप बोलो और मैं एग्जांपल ना लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाउ लेट्स से द इनकम इज 11,70,000 रुपीज। इनकम कितनी है, 11,70,000 रुपीज। सब लोग मेरे साथ कंप्यूट करेंगे तब मजा आएगा गाइस। 11,70,000 रुपीज फर्स्ट, और मैं लिख लिख के करता हूं। देखो आलसी मैं आप लोगों से डबल हूं, लेकिन अगर मैंने आलस डाल दिया तो हाउ विल आई सेट एन एग्जाम्पल। आप लोगों के सामने उदाहरण कैसे सेट करूंगा कि नहीं यार कितना ही आलस क्यों ना हो रहा हो, अगर हमारे टीचर हर एक क्वेश्चन को बार बार लिख रहे हैं तो हम क्यों आलस करते हैं, हम क्यों सिर्फ कैलकुलेटर पर करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो वो आलस छोड़ना होगा गाइस। नेक्स्ट 3 lakhs एट द रेट 10%, 30,000 and remaining 1.7 lakh rupees at the rate 15%। 1,70,000 रुपए का 15% निकल कर आता है 25,500। जोड़ो 75,500, 75,500। एवरीवन वेल डन, उज्जवल, निकिता वेल डन बेटा। 75,500 ओके। पहले 3 लाख माफ, फिर 3 से 7 लाख, अगले 4 लाख पे 5%, फिर 7 से 10 लाख, अगले 3 लाख पे देखो, फिर वही 7 से 10 लाख, 7 to 10। कितना डिफरेंस है। अगर मैं 7 लाख पे आपको खड़ा कर दूं और बोलो 10 लाख तक जाओ, कितना चलना पड़ेगा, 3 लाख। 3 लाख का 10%, फिर 10 से 12 है, लेकिन 12 तो इनकम है ही नहीं, इनकम तो 11,70,000 है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 1,70,000, उसका 15% निकाला 25,500,
और उसमें 50,000 जोड़ दिया। अब अच्छा राठी जी समझ गए, ये जो आप 50,000 की बात कर रहे हैं, यहां पर जो आपका 50,000 रुपए आया, वो आपका 50,000 रुपए यहां पर ये वाला हुआ ना, 0, 20 एंड 30, यहां तक करेक्ट। इसीलिए देखो, अगर आप इसको एमसीक्यू में बोला जाए कि एमसीक्यू में करना है, तो वहां पे तो लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि इनकम 11,70,000 रुपए है, तो आपके दिमाग में क्या जाता है कि जब तक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि स्लैब रेट रट जाएगी, आपको पता है 10 लाख रुपए तक तो मेरा 50,000 रुपए का टैक्स है। 10 लाख रुपए तक तो मेरा 50,000 रुपए का टैक्स है, और 10 लाख से जितनी ज्यादा इनकम होगी उस पर 15% है। तो 10 लाख से इनकम कितनी ज्यादा, 1,70,000, उसका 15% प्लस 50,000, आपका खट 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर 75,500। अब अगर मैं आपसे इनकम बोलूं कि इनकम है 10,20,000 रुपए, मैं इनकम आपसे बोलूं कि इनकम है आपकी 10,20,000 रुपए, निकालो कैलकुलेटर पर। आपके दिमाग में चलना चाहिए 10 लाख तक 50,000 रुपए टैक्स है। अगर 10,20,000 में से मैं 10 लाख हटा दूं तो सिर्फ बचा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का 15% 3,000 रुपए प्लस 50,000 रुपए, टोटल आता है 53,000। दिस इज हाउ इट शुड वर्क नाउ। दिमाग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके इतना तेज दौड़ने लगेगा, आप लोगों को मजा आएगा बाद में सॉल्व आउट करने में। नेक्स्ट गाइस, इनकम 12 लाख से 15 लाख, इनकम 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक 80,000 तो देना ही देना है, प्लस 20% ऑफ द इनकम बाय विच द इनकम एक्सीड, 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड 12 लाख रुपए। इधर आइए गाइस, एवरीबडी, हाँ जी, इनकम है लेट्स से 14 लाख 14,85,000 रुपीज, 14,85,000 रुपीज। आ जाओ भाई, फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, नेक्स्ट 4 लाख रुपीज एट द रेट 5% 20,000, next 3 lakh rupees at the rate 10% 30,000, नेक्स्ट 10 लाख से 12 लाख तक का, नेक्स्ट 2 लाख रुपीज एट द रेट 15% 30,000, 12 लाख तक पहुंच गया। 12 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में, मतलब रिमेनिंग 2.85 lakhs at the rate 20%, 2,85,000, इसका 20% निकालते हैं 57,000 प्लस 80, 1,37,000, 1,37,000, 1,37,000 guys. Everyone clear about it? मजा आया? एंड द लास्ट गाइस, लास्ट आ जाओ भाई, मोर देन 15 lakhs, 15 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 1,40,000 रुपए तो देना ही पड़ेगा, प्लस जितनी इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा का है उस पर 30%, जितनी इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा का है उस पर 30%, तो 1,40,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए। अब इधर आ जाइए गाइस, एवरीबडी, लास्ट सिनेरियो गाइस, लास्ट सिनेरियो एवरीबडी, लेट अस पुट ऑल एनर्जीज टुगेदर, एक साथ मेहनत करते हुए करेंगे गाइस। हाँ जी, लेट्स से इनकम है 22,40,000 रुपीज, लेट्स से। अब अगर इसको कोई बोले ना राठी जी कैलकुलेटर पर कर कर दिखाओ, तो मेरे को पता है कि 15 लाख रुपए तक मेरा टैक्स 1,40,000 रुपए आता है, और 15 लाख से जितनी इनकम ज्यादा होगी उस पर मेरे को 30% देना है। तो 15 लाख से 22,40,000 कितना बचा, 7,40,000, उसका 30% प्लस 1,40,000, टोटल आएगा 3,62,000।
ये मेरा फाइनल आंसर है, मुझे पता है। अब अपन इसे लिख कर करेंगे। आ जाओ भाई, लिखना बहुत जरूरी है गाइस। इफ यू गाइस आर नॉट राइटिंग इट आउट, दोस्तों आप अपने लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे हैं, और कभी ना कभी वो जब धक्का लगेगा दोस्तों तो बड़ा दिक्कत होगी। नेक्स्ट 4 lakhs @ 5%। आई नो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, एक ही चीज करते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे ना, यू गाइस विल बी द वन जो टैक्स के पेपर में बोलेंगे राठी जी 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया था, उसके बाद तो 2 बार हमने रिवाइज भी कर लिया। तब खुशी मिलती है गाइस। डन गाइस, एवरीवन, डन 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 डन। अब बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है? बच्चे कहते हैं सर टैक्स इतना डिफिकल्ट है, टैक्स इतना डिफिकल्ट है। नथिंग लाइक दैट गाइस, नथिंग लाइक दैट। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को मेरे साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सॉल्व आउट करके दिखाना है। कल मैंने आप लोगों से कुछ और मांगा था, कल मैंने आप लोगों से वो टेबल मांगी थी। आज मैं आप लोगों से मांग रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आपको खुद से सॉल्व आउट करना होगा। There are 3 cases. Compute the tax liability in the following cases, assuming the individual wishes to opt for the default tax regime under section 115 BAC. Ignore health and education as for the purpose of this question. आपके there are 3 scenarios you will have to compute the tax liability. आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना होगा। तीनों के अलग अलग हैं। शांतनु की इनकम, पटियाला इंसंस एचयूएफ है उसकी इनकम। एचयूएफ के लिए भी वैसे भी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में तो एक ही स्लैब रेट है, और मिस्टर टंडन एजेड 80 इयर्स नॉन रेसिडेंट, यहां पर एज और रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता है। एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस डज नॉट मैटर इन केस ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बिकॉज देयर इज ओनली वन स्लैब रेट। अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, अंडर द ओल्ड रिजाइम, वहां पर दोस्तों आपका आपका है भाई, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट गाइस, तो ये आपके इसके सॉल्यूशंस होंगे। अब आ जाते हैं गाइस, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। अच्छा सर हमें क्या लिखना है? हाँ जी ऑफ कोर्स लिखना है। ये वाली गाइस स्लैब रेट लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, ए पॉइंट करके लिखिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग स्लैब रेट लिखिए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कंडीशंस। द कंडीशंस आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। खैर कंडीशन से जुड़ा हुआ डिटेल डिस्कशन इज गोना हैपन इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, क्योंकि जो कंडीशंस है वो किसी एक चैप्टर से जुड़ी भी नहीं है। आप लोग लिखते चलिए, सुनते भी चलिए, वो किसी एक चैप्टर से जुड़ी भी नहीं है। 2-3 कंडीशन सैलरी चैप्टर से, 1-2 कंडीशन हाउस प्रॉपर्टी से, 3-4 कंडीशन पीजीबीपी से, 2 कंडीशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, 4 कंडीशन डिडक्शन से। तो व्हाट वी आर गोना डू, मैं आज एक बार को रीड आउट सारी करवाऊंगा। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम और ऑप्शनल टैक्स रिजाइम के बीच का डिफरेंस बन जाता है, क्यों लोगों को असमंजसता होती है, मतलब व्हाई दे आर कंफ्यूज्ड टू सिलेक्ट बिटवीन द 2 टैक्स रिजाइम, द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम एंड द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। ऑलराइट, लिखिए गाइस। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। नाउ इट्स टाइम दैट यू राइट डाउन द स्लैब रेट। मैं स्लैब रेट का ना ये हटा देता हूं जो ऊपर कलर कोडिंग हो रखी है, सो दैट आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो, क्लियरली विजिबल हो। लिखिए गाइस फटाफट फटाफट।
लिखा गाइस? चलो जी, डन डन डन, बढ़ते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको ग्रुप में शेयर करना है। कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड टू फॉर अवेलिंग डिफॉल्ट टैक्स regime. The following are the conditions to be satisfied for availing default tax regime. सरकार कहती है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स regime फॉलो कर रहे हो तो देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस जो आपको अलाउ नहीं करी जाएगी। क्या मतलब राठी जी? मैं आपको एक एग्जांपल देके पहले समझा देता हूं। लेट्स से दोस्तों, एक इंसान की ग्रॉस टोटल इनकम, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं और उस एग्जांपल के थ्रू देयर विल बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स से मैं आपका होस्टर दोस्त, मेरी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम है लेट्स से 12 लाख रुपए की। मैंने 80C एक सेक्शन है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो, मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो, पीपीएफ में 1 लाख रुपए जमा किया, 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाया, तो सरकार मेरे को 1 लाख रुपए की डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 80C। क्या देती है? डिडक्शन देती है। और ये डिडक्शन दोस्तों मैं अपनी जीटीआई में से माइनस करता हूं। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, मैं यहां पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1 लाख रुपए की माइनस करना चाहता था और मेरी फिर टैक्सेबल इनकम जिसे अपन टोटल इनकम बोलते हैं वो मेरी 11 लाख रुपए की निकलती। कितने की निकलती गाइस? 11 लाख रुपए की निकलती। ओके, अब जो मेरी टैक्स लायबिलिटी निकलती वो 11 लाख पे निकलती। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब श्री राठी, आप अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करना चाहते हो 115 BAC, if you wish to follow 115 BAC 115 BAC, then in that scenario guys, जो आपकी डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 80C, द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, ये आपको अलाउ नहीं करी जाएंगी। दीज डिडक्शंस ये आपको अलाउ नहीं करी जाएंगी। सरकार ने ये कंडीशंस में लिख दिया कि अगर आप 115 BAC फॉलो करेंगे तो 80C में जो आपको डिडक्शन मिल रही है ये वाली, ये खारिज कर दी जाएगी या मना कर दी जाएगी। तो अगर मेरे को 1 लाख रुपए की डिडक्शन नहीं मिली, 1 लाख रुपए की डिडक्शन नहीं मिली, तो फॉर द पर्पस ऑफ 115 BAC मेरी जो जीटीआई है 12 लाख रुपए, वही मेरी टोटल इनकम बन जाएगी 12 लाख रुपए, क्योंकि मेरे को डिडक्शन अलाउड नहीं है। एंड अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, क्या दोस्तों मैं 12 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस करके 11 लाख रुपए पर अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा? द आंसर इज यस। अब कई बच्चों के दिमाग में जाएगा सर 12 लाख पर तो फिर टैक्स ज्यादा निकलेगा एज कंपेयर टू 11 लाख। नो, नॉट नेसेसरली, क्योंकि अभी तक आपने ऑप्शनल टैक्स रिजाइम की स्लैब रेट तो पड़ी ही नहीं है। तो इन दिस केस जो मैं अगले 20 मिनट्स में पढ़ाने वाला हूं वो मैं यही बताने वाला हूं कि कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो आपको अलाउ नहीं करी जाएंगी, विच विल नॉट बी अलाउड, जो आपको अलाउ नहीं करी जाएंगी गाइस। ऑलराइट, इफ यू विश टू फॉलो 115 BAC, अगर आप 115 BAC फॉलो कर रहे हैं तो ये बची हुई एग्जेम्पशन एंड डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड, वो आपको अलाउ नहीं करी जाएंगी। आ जाओ गाइस, इधर देखिएगा। Certain deductions, exemptions not allowable. 115 BAC2 provides that while computing total income, the following deductions, exemptions would not be allowed. अब लीव ट्रैवल कंसेशन, अब मैं ये नहीं पढ़ाने वाला कि ये क्या होता है एवरीबडी, मैं ना लीव ट्रैवल कंसेशन आपको सैलरी चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को घूमने के लिए भेजा जाता है विद इन इंडिया तो एग्जेम्पशन मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ट्रैवल, सेक्शन 10(5) में। हाउस रेंट अलाउंस, आपको पैसा दिया है सो दैट आप जिस रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो उसमें आपको मदद हो सके।
exemption in respect of special allowances or benefit to meet expenses relating to duties of or personal expenses other than those as may be prescribed for this purpose, section 1014. कुछ allowances हैं जो आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे, जिनकी एग्जेम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। सर क्या ये हमें लिखना है? गाइस ये नहीं लिखना है, ये आपको पूरी कंडीशन टेबल जो काफी बड़ी है ये नहीं लिखनी है। ये क्यों नहीं लिखनी है? क्योंकि ये रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में मैं लिखवाऊंगा, मैं ये रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में लिखवाऊंगा गाइस। अब इधर आइए गाइस, सेक्शन 16, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द हेड सैलरीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द हेड सैलरीज। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना अलाउड नहीं होती थी, बट नाउ द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड टू बी रिड्यूस्ड। मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। पहले आप अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करते थे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मना कर देते थे कि आप माइनस मत करो। हाउएवर अब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस ना करना सरकार ने हटा दिया है। सरकार ने कहा है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं देन वी विल अलाउ यू, हम आपको अलाउ कर देंगे कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस कर सकते हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) of 50,000 in old regime and 75,000 in case of default tax regime is admissible to employees. And this is the first amendment as per the Finance Act 2024. In fact, the second amendment, क्योंकि slab rate में भी change आया under the default tax regime. So under the default tax regime, now the standard deduction have been increased from 50,000 to 75,000. जब फाइनेंस एक्ट 2023 था, जो कि जनवरी 2025 के लिए एप्लीकेबल है या जनवरी 2025 तक के लिए एप्लीकेबल है, तब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजाइम। ओल्ड रिजाइम में भी 50,000, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में भी 50,000। लेकिन नाउ अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2024 the limit has been increased to 75,000 only for those employees जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं। तो इधर देखिएगा, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से गाइस, एक दोस्त है T2, इसकी आपको इनकम निकालनी है फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, पिछले साल की बात कर रहे हैं। मतलब इसके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? फाइनेंस एक्ट 2023 एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर T2 की सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ है तो चाहे आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑब्लिक आप ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, इसकी सैलरी कितनी निकल कर आएगी? 1 लाख रुपीस इंटू 12, 12 लाख, और उसमें से आप दे देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000 रुपए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजाइम बीइंग फॉलोड। तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी निकल कर आएगी? 11,50,000 रुपए। ये मैं पिछले साल का करवा रहा हूं इस वजह से क्योंकि आपको ये समझ में आए कि अब क्या अमेंडमेंट आई है। नाउ गाइस इधर देखिएगा, अमेंडमेंट एज पर, एंड इसीलिए गाइस ये रेगुलर बैचेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज पर फाइनेंस एक्ट 2024। अब T2 भाई की अपन सैलरी उतनी ही ले रहे हैं, लेकिन अब मैं कौन से प्रीवियस ईयर में आ गया हूं? प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 25-26। तो इधर देखिएगा गाइस, इधर देखिएगा, अगर अपन नॉर्मली अभी सैलरी की बात करूं तो 1 लाख इंटू 12, 12 लाख रुपए। लेकिन अब लेट्स से अगर T2 डिसाइड करता है कि मुझे डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करना है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, तो 12 लाख में से आप जब स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16(1)(a)
तो आप 75,000 रुपीज का देंगे। कितने का देंगे? 75,000 का। तो आपका निकल कर आएगा 11.25 लाख रुपीस की सैलरी। जितनी इनकम कम होगी उतना टैक्स लायबिलिटी कम होगी। द बेटर इट वुड बी फॉर द एम्प्लॉय। एंड अगर वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं तो ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहा हूं, ओल्ड रिजाइम, मेरे को ओल्ड रिजाइम में ही जाना है, तो वही 11,50,000 निकल कर आएगा। 12 लाख में से इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई, 50,000, 11.5 लाख रुपीस। एंड दैट इज वाई दोस्तों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं सो दैट आप लोग इसे देख सकें। नजर आया? नजर आया गाइस? आ जाओ भाई। एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये अभी भी डिसअलाउड है। एंटरटेनमेंट टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, ये नॉट अलाउड ही है। ये भी दोस्तों हम सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट गाइस, सेक्शन 10AA, टैक्स हॉलीडेज फॉर यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जीटीआई चैप्टर में डिस्कस होगा। डिस्कस्ड इन डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई चैप्टर। सेक्शन 1032, छोटे बच्चे की इनकम अगर माता पिता की इनकम में जोड़ी जाती है, क्योंकि बच्चे ने कोई स्किल टैलेंट से नहीं कमाया था, तो इन दैट केस माता पिता को एग्जेम्पशन मिलती है 1,500 रुपए, 1,500 रुपीज पर एनम पर चाइल्ड। लेकिन वो कब मिलेगी? व्हेन यू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम को छोड़ देते हैं एंड यू फॉलो, आप क्या फॉलो करते हैं? यू फॉलो द गाइस ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। ये कौन से चैप्टर में होगा? क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में। नेक्स्ट, सेक्शन 24B, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आप कोई घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं और लोन पर देते हैं इंटरेस्ट, तो सरकार आपको डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 24B। सरकार आपको क्या देती है? डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 24B। अब सरकार ने कहा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, तो हम आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे। अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। हाउएवर, अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने प्रॉपर्टी लोन पे खरीदी और प्रॉपर्टी आपने किराए पे चढ़ा दी, आपको किराया मिल रहा है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, देन इंटरेस्ट की डिडक्शन दोनों रिजाइम में मिल जाएगी। तो रिस्ट्रिक्शन कहां पर है? रिस्ट्रिक्शन कहां पर है? इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, discussed in house property chapter. Next, section 32 subsection 1 clause 2A, additional depreciation आपको नहीं मिलेगा और normal depreciation will be restricted to 40%. depreciation क्या होता है? जो आप बिजनेस में assets यूज करते हैं उस पर डिक्रीज दिखाते हैं the value of the asset due to normal wear and tear, और depreciation आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। डेबिट साइड में आपके जितने खर्चे होंगे, डेबिट साइड में आपके जितने खर्चे होंगे गाइस, उतनी कम आपकी इनकम होगी। एंड लेसर द इनकम गाइस, द लेसर द टैक्स लायबिलिटी। तो सरकार कहती है अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते हैं। एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो होगा that would be restricted to 40% on the written down value of such blocks of asset in respect of block of assets entitled to more than 40%। खैर दोस्तों, अब अगर आप देखेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट्स सारे के सारे 40% की कैटेगरी के अंदर ही आ गए हैं, तो ये जो नीचे वाली लाइन है अब उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अगर आप डोनेशन देते हैं कि सामने वाला कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, उसके लिए आपने 1 लाख रुपए का पैसा दिया, तो आपको डिडक्शन मिलता था, आप अपना 1 लाख रुपए बिजनेस इनकम में से कम कर सकते हो। हाउएवर, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हो तो आप 1 लाख रुपए माइनस नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हम कहां पर सीखेंगे गाइस? दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोना अंडरस्टैंड इन डिटेल इन पीजीबीपी चैप्टर।
Section 35 AD, investment linked tax incentives for specified business. There are 14 specified businesses जहां पर सरकार 100% की डिडक्शन देती है of capital nature expenditure except land, goodwill and financial instruments only for those assessees जो कि ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन. अगर आप देखें तो इस पर भी लाइन लगी हुई है दोस्तों, लाइन बनाई गई है. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, इंपॉर्टेंट नोट. हाँ जी गाइस, everybody has to understand deduction in respect of family pension. अगर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये है मिस्टर एक्स, ओके, और मिस्टर एक्स की हो जाती है डेथ. आफ्टर डेथ के बाद दोस्तों, आफ्टर डेथ, यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर एक्स आफ्टर डेथ इनको एक पेंशन मिलती है, पेंशन गिवन टू फैमिली मेंबर्स. तो मैं ले लेता हूं मिस्टर वाई. तो मिस्टर वाई को जो पेंशन मिल रही है ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, दैट इज नोन एज फैमिली पेंशन. इसको क्या बोलते हैं गाइस? फैमिली पेंशन बोलते हैं. दिस पेंशन इज नोन एज फैमिली पेंशन. ये फैमिली पेंशन में सरकार द्वारा डिडक्शन दी गई है. कितने की? 15,000 रुपए की, या फिर 33.33%, विच एवर इज लोअर. जितना भी आपको फैमिली पेंशन मिली, लेट्स से फैमिली पेंशन आपको मिली है, अपन ले लेते हैं 72,000 रुपीज की आपको फैमिली पेंशन मिली. तो सरकार कहती है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा गाइस, इसमें अमेंडमेंट आई है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2024, द थर्ड अमेंडमेंट फॉर द डे. हाँ जी गाइस, सरकार क्या बोलती है? अगर आप ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड रिजाइम, तो 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा. तो 72,000 का 1/3 कितना निकल कर आता है? 24,000, और 15,000 रुपए विच एवर इज लोअर. तो आप यहां पर 15,000 रुपए माइनस करेंगे तो आपके लिए इनकम कितनी दिखाई जाएगी गाइस? 57,000. लेकिन अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं तो अमेंडमेंट देखिए गाइस, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में लिमिट कितने की कर दी है? 15,000 की जगह 25,000. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में लिमिट कितने की कर दी गई है? 25,000 और 1/3, विच एवर इज लोअर. 25,000 और 1/3, तो 15,000 की जगह 25,000 हो गई. तो इन दिस सिनेरियो गाइस, इन दिस केस गाइस, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे तो आप इसमें से माइनस करेंगे 1/3 और 25,000 रुपीज, 25,000 विच एवर इज लोअर. तो 72,000 का 1/3 निकालते हैं तो निकल कर आता है 24,000. तो आप 24 माइनस करोगे या 25? सर आप यहां पर 24,000 माइनस करेंगे तो 72 में से 24 माइनस हुआ तो आपका बचेगा 48,000 रुपीज. कितना बचेगा गाइस? 48,000 रुपीज. अब ये पहले अलाउड नहीं था, लेकिन इस पर भी अब कांटा लग गया है दोस्तों. Deduction in respect of family pension was earlier not allowed under the default tax regime, but now that has been allowed, and today it is allowed more. It is allowed more than the old regime. पहले तो allowed ही नहीं था, फिर उसे allow किया, और आज की तारीख में old regime से भी ज्यादा डिडक्शन मिलती है. ओल्ड रिजाइम में कितने की मिलती है? 15,000 रुपए और 1/3 विच एवर इज लोअर. और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में कितने की मिलती है? 25,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर. नेक्स्ट गाइस, वी आर टुवर्ड्स द एंड गाइस. आइए, सेक्शन 80C से 80U, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C से 80U नहीं अलाउ करे जाएंगे अदर देन द 3 सेक्शंस. You won't believe that there are around 18 to 20 different types of sections जो 80C से 80U में आते हैं, जो 80C से 80U में आते हैं. हाँ जी गाइस,
और उनमें से 3 ही सेक्शंस हैं जो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में अलाउ करे जाएंगे। अदरवाइज आपको आपको ओल्ड रिजाइम में सारे सेक्शंस की छूट है, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में सारे सेक्शंस की छूट है, सिर्फ 3 ही ऐसे सेक्शंस हैं which will be allowed to you under the default tax regime। इधर देखिएगा, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से अदर देन 80C से 80U वाले सेक्शंस, अदर देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD2, 80CCH2 सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम एंड डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन 80JJAA। तो these are the three sections जो दोनों रिजाइम में अलाउड है, 80CCD2, 80CCH2, 80JJAA। These are the 3 sections which are allowed under both the sections। बाकी दोस्तों आपके जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं, they are allowed guys up to, they are allowed only in optional tax regime। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ें उससे पहले एक बार बस रीड आउट कर लीजिए। मैं ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आप लोगों को आने वाले चैप्टर में, सारे पॉइंट्स आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे। मगर आज हमने क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, डिटेल डिस्कशन विल हैपन इन रिस्पेक्टिव चैप्टर, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाया भी कि हाउ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम will be distinguished from the optional tax regime। just read it out once guys। मैं साइड हट जाता हूं। अच्छा भाई, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते चलिए, बस जस्ट रीड इट आउट वन सो दैट जितनी बार चीजें दिमाग के आंखों के सामने से गुजरेंगी ना, द बेटर इट वुड बी। आपको बार बार याद आती रहेंगी। जब मैं इनके मेन पॉइंट्स पर पहुंचूंगा तो आपको ये ओके, ये राठी जी ने ये पढ़ाया था, ओके वी कैन रिलेट इट टू दिस पॉइंट। सिर्फ रीड आउट करना है गाइस। बस रीड आउट करते जाइए तो आपके ना धीरे धीरे दिमाग में सेट होने लगेंगे, धीरे धीरे दिमाग में सेट होने लगेंगे गाइस। और जैसे जैसे सेट होने लगेंगे ना गाइस, you will start feeling the confidence coming into your body। Yeah, tax is what we can handle on tips easily। हम इसे हैंडल कर सकते हैं गाइस। there is nothing rocket science into this कि हमें तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है हम कैसे करें कैसे नहीं करें। आ जाओ भाई, last point, certain losses not allowed to be set off while computing total income। set off of any loss carried forward or depreciation for any earlier assessment year if such loss or depreciation is attributable to any of the deductions referred in one above। if there are any losses जो कि ऊपर वाली डिडक्शन से जुड़ी हुई है तो वो लॉसेस को अलाउ नहीं करा जाएगा। एंड इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम। अब ध्यान से देखिएगा गाइस, ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक इंसान ओल्ड रिजाइम फॉलो करता है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपका होस्ट दोस्त रे राठी, मैं ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहा हूं। ओके गाइस, मेरी पीजीबीपी से इनकम है 6 लाख रुपए की,
और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 1.4 लाख रुपीस का लॉस। तो क्या ओल्ड रिजाइम में, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में, क्या ये 1.4 लाख रुपीस का लॉस सेट ऑफ करा जा सकता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। तो यहां पर आप माइनस कर लोगे, 6 लाख में से 1.4 माइनस हुआ तो आपका बचा 4.6 लाख रुपीस। However guys, in case अगर मैं ओल्ड रिजाइम नहीं, मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहा हूं, अगर मैंने ओल्ड की जगह अगर मैंने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करी होती, तो क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एनी अदर हेड ऑफ इनकम, क्या मैं पीजीबीपी से सेट ऑफ कर पाता, क्या मैं माइनस कर पाता? द आंसर इज नो। इन दैट केस माय इनकम वुड हैव स्टेड 6 लाख रुपीस। इन दैट केस मेरी इनकम 6 लाख रुपए रहती, क्योंकि ये 1,40,000 रुपए आप पीजीबीपी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो अंडर बोथ द रिजाइम्स। हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हो। लेट्स से आई हैव 2 प्रॉपर्टीज, वन इन दिल्ली अनदर इन मुंबई, एक में फायदा दूसरे में नुकसान, क्या सेट ऑफ करा जा सकता है? करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजाइम। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम ना, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आप पीजीबीपी से करने लगे तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में अलाउड नहीं है, ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में अलाउड है। ऑलराइट गाइस, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes। क्या मजा आया? We're gonna have a bullet revision today। बुलेट रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन लास्ट का मैं कहूंगा कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने ऐसे करे जो हमारे अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अभी जो आज का चैप्टर है उससे इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आगे कवर अप करा जाएगा। बट रेस्ट अश्योर्ड गाइस, जब मैं आपको आगे कवर अप करवाऊंगा, यू गाइस आर गोना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ एवरी सेशन। ओके, तो आज हम लोगों ने पहले थ्योरेटिकल पॉइंट किया गाइस, और थ्योरेटिकल पॉइंट में हम लोगों ने किया था द स्टेप्स, और स्टेप्स में फिर से याद दिला दूं, बुक्स कब तक आएंगी? उज्जवल बेटा अभी तो बुक्स प्रिंटिंग में भी नहीं गई हैं। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, एंड व्हाट आई कैन डू इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई। बुक्स प्रिंटिंग में क्यों नहीं गई हैं? क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूट की तरफ से भी पूरी बुक इशू नहीं हुई है। इंस्टीट्यूट ने भी अभी तक कैपिटल गेन्स चैप्टर नहीं दिया है, मैं आपको यह भी बता दूं, इंस्टीट्यूट की तरफ से भी अभी तक कैपिटल गेन्स चैप्टर नहीं आया है। एंड जब तक कैपिटल गेन्स चैप्टर नहीं आएगा, it will not be possible for me to get the book done। तो बुक मेरी 90% प्रिपेयर्ड है। जैसी कैपिटल गेन्स चैप्टर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर आएगा, 2 चैप्टर्स अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से पेंडिंग है। तब तक दोस्तों बुक्स मेरी तरफ से मैंने 90% प्रिपेयर करके रखी है, लेकिन इंस्टीट्यूट की बुक आएगी, मैं रेफर करूंगा उसको, एंड विद इन 2 to 3 days में ये दोनों चैप्टर्स खत्म कर दूंगा, रातों रात मेहनत करके। डू नॉट वरी अबाउट दैट। 2 से 3 दिन में खत्म होकर, 2 से 3 दिन में प्रिंट होकर, 1 हफ्ते के अंदर फिर डिस्पैच होना चालू हो जाएगी। अब बात ये आती है, सर तब तक हम कैसे करेंगे? मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ये फाइल्स दे दूंगा, आप इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ये पूरी ये वाली लाइन वाली का प्रिंट मत निकलवाइएगा, बहुत ज्यादा प्रिंट होंगे, करीब 55-60 पेज का, तो दोस्तों एक एक चैप्टर निकलेगा। फिर मैं तब तक आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाली दे दूंगा, आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, वो 15-20 पेजेस का है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंस्टीट्यूट जल्द ही दे देगी, एंड तब तक आप चैप्टर नंबर 1 और मैक्सिमम चैप्टर नंबर 2 साथ साथ प्रिंट करवा लीजिएगा। 20-25 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे दोस्तों, 1-2 रुपए की एक प्रिंट हो जाती है, 50 रुपए भी लग गए तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन वो प्रिंट करवा के रख लीजिएगा। जब बुक आएगी आपके पास तो उसी बुक में ये पेजेस स्टेपल कर दीजिएगा। वहां पर जब बुक आएगी तो चैप्टर नंबर 1 और 2 रेफर करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट बेटा, एवरीवन अजय भाई, now my question to you guys, ये now the quick revision। सबसे पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर टोटल इनकम निकालते हैं। टोटल इनकम हमारी 5 हेड्स में आती है, जिसमें हम क्लबिंग और सेट ऑफ का ध्यान रखते हैं। क्लबिंग ऐड होती है, सेट ऑफ लेस होता है। जीटीआई निकलती है, जीटीआई में से डिडक्शंस देते हैं। टोटल इनकम पर हम टैक्स रेट्स लगाते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकलती है। सरचार्ज लगाया जाता है इफ द इनकम इज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। रिबेट लगाया जाता है इफ इनकम इज अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% इज लिवाइड ऑन ऑल टैक्स लायबिलिटीज गाइस। टीडीएस, टीसीएस, एएस,
एडवांस फॉर्म ऑफ टैक्स ये आप माइनस करते हैं, ये आप माइनस करते हैं गाइस अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से इन ऑर्डर टू अराइव एट द टैक्स लायबिलिटी दैट यू नीड टू पे टू द गवर्नमेंट। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और रिटर्न भरी जाती है दोस्तों, सरकार को अपन रिटर्न भरते हैं। फिर अपन पहुंचे थे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्या होता है। सेक्शन 3 ने बताया प्रीवियस ईयर इज बेसिकली द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं सो दैट कमाई हो सके, और उस कमाई को कितनी कमाई करी है और उस कमाई पर कितना टैक्स बनता है, उस कमाई पर जितना टैक्स बनता है वो अपन सरकार को कौन से साल में देते हैं, असेसमेंट ईयर में देते हैं। प्रीवियस ईयर फॉर न्यूली सेटअप बिजनेस, न्यूली सेटअप बिजनेस कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द बिजनेस वाज सेटअप, जिस पर हम लोगों ने फिर क्वेश्चंस भी करे। फिर हम लोग पहुंच गए दोस्तों टैक्स लायबिलिटी निकालने पर। किस पर पहुंच गए दोस्तों, टैक्स लायबिलिटी निकालने पर। और सबसे पहले देखा हम लोगों ने रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, जिसमें सबसे पहले पढ़ा द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में एक ही रिजाइम, एक ही स्लैब रेट है, जैसा कि मैंने यहां पर टेबल भी बनाई थी गाइस, यहां पर एक ही स्लैब रेट है, और उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज और रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आपको वही फॉलो करनी है जिसमें पहले 3 लाख रुपए माफ है, 3 से 7 लाख रुपए 5%, 7 से 10 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20%, और 15 लाख से ज्यादा 30%। ये जो आगे के अमाउंट्स लगे थे ये तो आपके पहले वाले स्लैब्स में ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7, वो आपको मेरे साथ ग्रुप में शेयर करना होगा। मैंने अलग अलग तरीके से आप लोगों के साथ क्वेश्चन करे थे। ऑलराइट, उसके बाद सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आर नॉट अलाउड। डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको जो कुछ अलाउ नहीं करी जाएंगी, सैलरी चैप्टर से जुड़ी हुई, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंस एंड सम स्पेसिफिक अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स विल आल्सो बी नॉट अलाउड। हाउएवर स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले अलाउड नहीं होती थी, अब अलाउ होती है, एंड दैट टू अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की है, 75,000 की, as compared to optional tax regime the standard deduction is only 50,000। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दोस्तों अगर आप यूनिट्स होती हैं उसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं सरकार उसकी डिडक्शन देती है अंडर सेक्शन 10A, वो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में अलाउ नहीं करा जाएगा। सेक्शन 1032 में एग्जेम्पशन मिलती है माइनर चाइल्ड की 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड की, उसकी छूट नहीं मिलेगी अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 24B में डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40%। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ contribution to outsiders for scientific research, social science and statistical research not allowed. Investment linked tax incentives for specified business not allowed. Family pension में deduction allowed, पहले allowed नहीं थी, अब allowed है। और इसमें भी अमेंडमेंट आया, क्या अमेंडमेंट आया गाइस, 15,000 रुपए या फिर 1/3 whichever is lower in case of optional tax regime की डिडक्शन है, एंड 25,000 रुपए, पहले 15,000 रुपए थी सबके लिए, अब डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में 25,000 रुपए और 1/3 whichever is lower। 80C से लेके 80U में डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगी अदर देन 3 डिडक्शंस, 80CCD2, 80CCH2 and 80JJAA। 80CCD2, 80CCH2 and 80JJAA। सर्टेन लॉसेस जो आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे, एंड दैट इज गाइस कौन कौन से, जो मेजर इंपॉर्टेंट वाला है, हाउस प्रॉपर्टी इंटरहेड विल नॉट बी अलाउड। हाउस प्रॉपर्टी का इंटरहेड एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। हाँ जी गाइस, तो दिस वाज द बुलेट रिवीजन। एनीबॉडी हु विशेस टू आस्क मी एनीथिंग यू गाइस कैन रेज योर हैंड। आप लोग अपना हाथ उठा सकते हैं और हाथ उठा के डाउट पूछिए गाइस, फटाफट फटाफट। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे गाइस, कल कंटिन्यू करेंगे, एंड कल हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, एंड देन वी आर गोना टेक केयर ऑफ क्या बोलते हैं द टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। यू गाइस कैन आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज यू वांट, दिस इज योर टाइम नाउ गाइस।
चलो जी गाइस, नो डाउट, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।